वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पूछगछ के लिए पहुंची। बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इंकार कर दिया। बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम तहकीकाती टीम को जवाब दिया कि वुकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होगा। FIA की टीम बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से होने वाली पोस्ट की तहकीकात के लिए खसूसी तौर पर अडियाला जेल पहुंची थी। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। इंकार के बाद वापस रवाना हो गई। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। खबर शामिल करें, हुकूमत आज आईनी तरमीम ला रही है या नहीं। नई आईनी तरमीम पर वज़रा मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने तरमीम जरूर करनी है, लेकिन कब करनी है ये मुझे नहीं मालूम। बैरिस्टर अकील कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, अगर नंबर्स पूरे नहीं तो आपके सामने आ जाएगा। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाज़मत में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने के नंबर पूरे, दीगर जमातों की सवाबदीद है, वो क्या राय रखते हैं, आईनी तरमीम हो सकती है, इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहते हैं। चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं, मेरी इतला के मुताबिक आज कोई बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया है। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त इस्तदादी चार्जेस की अदायगियों से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक राय के बगैर नई आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहते हैं, मैं कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। इंसाफ के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की तीसरी नस्ल का इंतजार करना पड़ा। आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा। आजाद और मुनसिफाना सहाफत जरूरी है। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमान की खसूसी कमेटी की तश्कील खुश आइंद है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आज से ही अमल दरामद होना चाहिए। अगर हमने सियासी इंतकाम नहीं लेना, करप्शन का खात्मा करना है तो नैब इस्लाहात जरूरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं हैं। जहां तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, और वो उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने अभी तक मुसव्विद। अगर हम फैसला करते हैं कि नहीं, हमने अब माहौल चेंज हुआ है, हालात चेंज हुआ है, हमने नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक काम लेना है, तो उस पर भी मैं गौर करने के लिए तैयार हूं। अगर हमने वाकई करप्शन का मुकाबला करना है और सियासी इंतकाम नहीं लेना है, तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नैब रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स का निजाम फॉलो करना पड़ेगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं हैं और मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती बात करार दिया है। मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर, और अमन अमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकआउट के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कोई अच्छी अलामात तो नहीं हैं। लेकिन ताहम गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में सलाहियत है कि उस पर कंट्रोल कर सके, ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। मौलवी साहब, वज़ीर आला बराह रास्त अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर, ये एक सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं है। यानी JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। ज़ाहिर जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी है, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली जेल के बजाय पार्लियामेंट लॉजेस में रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी है। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल हुआ। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का ऑर्डर कलअदम करार देते हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भिजवा दिया।
गिरफ्तार अरकान अब जमानत पर रिहाई के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने मुकदमे की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने एफआईआर पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस एफआईआर का ऑथर भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये एफआईआर लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। चीफ जस्टिस ने कहा, शुएब शहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शुएब शहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत भी कहकों से गूंज उठा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हुआ। उनका कहना था कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं, मुल्क के हालात देखें और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाअत वकील ने कहा, हमने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी लेकिन सुनी नहीं गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, वो हमारा ऑर्डर लेट गया होगा, देख लेते हैं। आज मुख्तसर ऑर्डर अभी कर देंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, रूल्स के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। जुडिशल कमीशन आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी देगा। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल के रुकन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़े इजलास में शरीक नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुरेज किया और कहा, वजीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी का इजलास, तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों ने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने पर इत्तफाक कर लिया। खसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की जेर सदारत हुआ, जिसमें नायब वजीर आजम इसहाक डार, आजम नजीर ताड़, अलीम खान, सालिक हुसैन, नवीद कमर, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और शाहिदा अख्तर अली इजलास में शरीक हुए। महमूद खाना चकजई, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा ने भी इजलास में शिरकत की। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर हुसैन इजलास में शरीक हुए। तमाम सियासी जमातों ने बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। तमाम सियासी जमातों के अरकान ने माहौल को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ दी। अरकान ने तजवीज़ दी कि सबसे पहले आपस में सियासी तलखियों को कम किया जाए, आपस में बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। खसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। महंगाई कम होती रहेगी तो तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम पड़ेगा। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला माशरा तरक्की नहीं कर सकता। कर्जों से निजात हासिल करने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी जो माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। इसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि हमारा जो महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। हमें IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए जहाँ पर दूसरे जो हमें इक़दामात उठाने पड़े, जो आपके इल्म में है, टैक्सेशन है जिसमें टैक्स लगाए गए, और ख़ास तौर पर जो हमारी जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर एक मज़ीद बोझ गिरा, क्योंकि आप किसी एक शोबे के ऊपर टैक्स का बोझ लादते जाएं तो वो ना वो माशरा तरक्की कर सकता है ना खुशहाल हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हाथ जोड़कर कहता हूं, अली अमीर गंडापुर पर ज्यादा एतमाद ना करें। अली अमीर गंडापुर सारी रात वहां करने क्या गए थे? पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं की। सब ने मजम्मत की। ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। एहतजाज जरूर करें लेकिन माजी के 4 साल पर तो नजर दौड़ाएं। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है।
ہم نے کسی کو کوئی نیب کا کیس جو ہے اس دور میں نہیں بنا، نہ پی ڈی ایم کا، نہ انہوں نے نیب کو اس طرح بری طرح استعمال کیا ہے، اور چیئرمین نیب اس وقت کا جس طرح استعمال ہوا ہے، پتہ نہیں، میں مثال غلط قسم کی نہیں دینا چاہتا۔ پی ٹی آئی کے 4 سے 5 ایم این ایز مسنگ ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا ہمارے ایم این ایز کا تحفظ سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ہر ظلم کے باوجود پر دل پر پتھر رکھ کر ایوان میں بیٹھے ہیں، ہم اپوزیشن میں ضرور ہیں لیکن آپ کے غلام نہیں۔ میں نے خواجہ آصف سے کہا ہیٹ فگر نہ بنے، تمام ججز قابل احترام ہیں لیکن ایکسٹینشن کے بارے میں ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا۔ میں نے چیف جسٹس قاضی فزیزہ سے بھی کہا کہ ہے ایکسٹینشن نہ لیں۔ جو الفاظ اس نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، میری آپ سے التماس ہے، ہیٹ فگر نہ بنے، سپوائلر نہ بنے، نہ پارلیمان میں نہ اسمبلی میں۔ یہ تناؤ کم کرنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے۔ عدلیہ سے آپ ابتدا کریں، کوئی کرے نہ کرے، آج ہم کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے، پریس کریں گے کہ ایکسٹینشن جس بھی فارم میں ہو، چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائز، آپ نہیں لیں گے۔ یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے سارے جج صاحبان محترم ہیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ملک کے خلاف سازشیں میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اب فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں فوٹیج موجود ہے، پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، نقاب پوشوں نے گرفتار کیا ہے تو ثبوت سامنے لائیں۔ ملک میں مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئی، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی، علیم گنڈا پور کو میڈیا اور خواتین سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا، یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ پھر سے ایجنسیوں کو لے آئے کہ جی نقاب پوش آ گئے، ہمیں اٹھا لیا، ہمارے پہ ظلم ہو گیا۔ دیکھیے ویڈیوز کلیئر ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، ان کے رہنما جب گاڑی میں بٹھائے جا رہے ہیں، پولیس کے اہلکار وردی میں ملبوس موجود ہیں، پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں۔ بھی جو علیمین گنڈا پور صاحب نے جلسے میں صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی ہے، اس پر پوری جماعت کو، ان کے چیئرمین کو، ان کے تمام لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے۔ معاہدہ ہو گیا ہے اور بورڈ کی میٹنگ میں اس کو ایک حتمی شکل دے دی جائے گی۔ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، مہنگائی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ علی گنڈا پور سلامتی اور خارجہ امور پر اپنا گنڈا سا استعمال نہیں کر سکتے۔ وفاق کی اجازت کے بغیر کوئی صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ علی امین گنڈا پور اشتعال میں آ کر افغان قونصل جنرل سے ملاقات کی خوفناک روایت ڈال رہے ہیں۔ اپنی خارجہ پالیسی بنانے کی بات نہایت خطرناک ہے، اس معاملے کا سینٹ سمیت ہر سطح میں محاسبہ کریں گے، ہر بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی، لیکن خارجہ پالیسی کو مذاق بنائیں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ افغان حکومت سے بھی بھرپور احتجاج کریں گے کہ وہ وفاق کے بجائے ایک عقائد سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ ایک روایت ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو نہ جانے کہاں لے کے جائے گی۔ اگر ہر صوبہ کسی نہ کسی صوبے کی سرحد کسی نہ کسی دوسرے ملک سے ملتی ہے، یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے اور اپنے گندے کپڑے وہاں دھونے کی کوشش کی، ہمارے فنڈز روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی بنا لو اور اپنے معاملات طے کر لو، افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی ہونی ہے وہ وفاق نے طے کرنی ہے۔ ہم اس کو فارملی لے کے آئیں گے سینٹ کے ایجنڈے پہ، بحث کریں گے اور محاسبہ کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی سالانیہ پر تشویش ہے، پارلیمنٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، مستقبل میں احتیاط رکھی جائے تو مناسب ہوگا، یہ بگاڑ ہوتے ہوتے چلا جاتا ہے، تمام فریقین اپنا کردار نہیں کریں گے تو سب کا نقصان زیادہ سانحات کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب موجودہ حکومت کی لیڈرشپ جیل میں تھی آپ یہ سب کر رہے تھے تو آپ کو احساس نہیں تھا، آج آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ علی گنڈا پور نے جلسے میں غلط باتیں کی، شاید وہ ہوش میں نہیں تھے، شاید انہیں میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت پڑے۔ اسمبلی میں ایک بڑا انٹورڈ انسیڈنٹ ہوا جس پر بڑی آل اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ایک بڑا کنسرن تھا کہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی ایروڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو وہاں پر ریڈز کنڈکٹ کیے گئے اور لوگوں کو پکڑا گیا، وجوہات کوئی بھی ہوں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ان چیزوں پر بڑی تشویش کا اظہار کرتا ہوں، لیکن کسی صورت بھی
इस पार्लियामेंट की, असेंबली हॉल की, प्रोविंशियल असेंबलीज की जो सेंक्टिटी है वो इरोड नहीं होनी चाहिए, और इसकी हुर्मत का ये तकाजा है कि ये अवाम के नुमाइंदगान का ऐवान है, और इसकी हुर्मत का ये तकाजा है कि यहाँ पर आपने जो मामलात करने हैं वो तयशुदा असूलों और क़वाइद के मुताबिक करने हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज ये लोग मगर मच के आंसू बहा रहे हैं। वजीर आला के इलाके से जजेस अगवा होते हैं, उन्हीं के इलाके में फौज के नौजवान शहीद होते हैं। इतने मैंने कपड़े तब्दील नहीं किए जितने वजीर आला ने सूबाई काबीना के लोग तब्दील किए। हमने इनको मजबूत हुकूमत दी, इन्होंने क्या किया? केपी हुकूमत करप्शन कर रही है। सूबा बिल्कुल अमन अमान कायम करने में डेफिनेटली नाकाम हो चुके हैं। आप नहीं देख रहे सूबे में क्या हालात हो रहे हैं। मेरा जो ज़िला है डेर इस्माइल खान, सीएम साहब वहाँ से मुंतखब हुए हैं, आईजी साहब के वहाँ से ताल्लुक़ है। आप देखें कि वहाँ पे जज भी अगवा होते हैं, जजों पे हमले भी होते हैं, फायरिंग भी हुई है। हमारे कर्नल साहब या हमारे नादरा के ऑफिसर या हमारे जो तहसीलदार थे वो कुलाची से अगवा हुए थे ना। सब कुछ फिर इधर ही से क्यों होती है चीज़ें? और फिर वहाँ हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स के लोग शहीद होते हैं, फौज के नौजवान शहीद होते हैं, रूरल अथॉरिटी सेंटर पे भी हमले होते हैं। तो आप अपना ज़िला नहीं संभाल सकते हैं। बात आप कहते हैं कि मैं पूरा सूबा संभालूंगा, जब ज़िले का आपका ये पोजीशन है तो फिर बाकी सूबे को तो अलग ही आप। तहरीक इंसाफ की कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स ने वज़ीर आला केपी अली मिंगंडापुर की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ दिए गए बयान पर पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन सहाफ़ियों ने कवरेज से मना कर दिया। कहा हमारे रिपोर्टर्स की तस्वीर लगाकर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, स्टेटस पर तस्वीर लगाकर हमें टाउट कहा जा रहा है, जिससे हमें नुकसान पहुंचने का खतरा है। सलमान अकरम राजा ने कहा अली मिंगंडापुर इस मामले पर आपको वजाहत देंगे। अली मिंगंडापुर का बयान बानी पीटीआई के इल्म में लाया जा चुका है। सहाफ़ियों ने वजाहत आने तक पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बायकॉट कर दिया। सेनेट इजलास में फिर गर्मा गर्मी। सेनेटर फलक नाज चटवाली को ऐवान से ना निकालने जाने पर हुकूमती अरकान का वाकआउट। 11 सितंबर को सेनेटर फैसल वावडा के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज पर सेनेटर फलक नाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। वज़रा की अदम मौजूदगी पर भी सेनेटर्स का शदीद एहतजाज। सेनेटर सादिया बासी का कहना था कि ऐवान में कोई वजीर नहीं, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा यह रोज का मजाक बन गया है। सेनेटर दिनेश कुमार बोले क्या हम दीवारों से बातें करें? सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि वज़रा का ना आना वतीरा बन गया है। 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने अपने साथियों से ज़ारे यकजहती नहीं की। हर वो वज़ीर जिसने जवाब देना है उसे ऐवान में मौजूद होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान के खिलाफ यह हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। इस फाशिस्ट हुकूमत ने उन्हें तोशाखाना 2 केस में जेल में रखा हुआ है। IPP मुआहदे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में हुए थे। हमने सर्कुलर कर्जे में कमी की। वजीर आजम इमरान खान जितने दिन जेल में होंगे इसकी जिम्मेदारी इस मौजूदा कौम 47 की फैशिस्ट हुकूमत की होगी और उनको उतना ही खतरा उनकी जान को ज्यादा होता जाएगा। देखिए जी, इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस इस वक्त हैं वो सब के सब बोगस केसेस हैं। ये इस फैशिस्ट हुकूमत की एक आप समझें कि फैशिज्म है कि उनको तोशाखाना 2 केस में अंदर रखा हुआ है। 25 साल का या IPP है तो उसकी अदायगी कर्जे की और आपके प्रिंसिपल की और सूद की वो 10 सालों में हो जाती है। ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौरान हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहती हैं अली मिंगंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला KP को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है। कल अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात। फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। ये किसी गलत फहमी में मत रहें। फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह नहीं देखती रहेगी। अली मिंगंडापुर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, सब मालूम है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि फितना फसाद पार्टी पाकिस्तान में दोबारा 2014 वाले धरने का सीक्वल दोहराने की प्लानिंग कर रही है। इस्लामाबाद का जलसा और गंडापुर के अफगान सफारतकार से मुलाकात। आइंदा माह कोई एडवेंचर करने की प्लानिंग है।
احتساب عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف زیر سماعت 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آج بھی تفتیشی افسر پر جرح نہ ہو سکی۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی ملتوی کرتے ہوئے وکلا صفائی کو کل آخری گواہ پر جرح کرنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ دینے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں موجودہ جج بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں، سپریم کورٹ ہمیں آئینی حق کے طور پر تحفظ دے۔ علیمہ خان نے مزید کہا بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ہونے کی وجہ احتساب عدالت کے جج ہیں، جو موجود جج بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ نئی ترمیم کے بعد اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مزید کیسے رکھیں۔ اب یہ بانی پی ٹی آئی کو ضمانت نہیں دے رہے، ہم سن رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ملٹری جیل میں ڈالا جائے گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں بانی پی ٹی آئی کو ملٹری جیل میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ میرا بھانجا جس جیل میں ہے وہاں وہ فلسطین پر بھی بات نہیں کر سکتا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف کے 90 کی دہائی میں کامیاب پالیسی تھی، نواز شریف کے ساتھ آج بھی تعلق ہے۔ 20 سال اپوزیشن میں گزارے اور 5 سال اقتدار میں رہے، مشکل وقت میں نواز شریف کے ساتھ رہا، کبھی وزارت نہیں مانگی۔ نواز شریف کو مجھ پر تنقید کا حق ہے اور کسی کو نہیں۔ نواز شریف میرے بارے میں جو بات کریں گے وہ قبول ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے 27 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے پہلے ہی درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا اگر سپریم کورٹ میں دائر درخواست ہوئی ہے تو اس کا کوئی نمبر ہوگا، کوئی نوٹس جاری ہوئے ہوں گے۔ جسٹس راہیل کامران نے کہا استدعا کا دوسرا حصہ پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کے حوالے سے ہے، اس میں پی ٹی آئی کو فوقیت دی جائے گی۔ اگر ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ہو گیا تو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن 15 دنوں میں جواب جمع نہیں کرواتے تو میں آپ کا حق دفاع ختم کروا دوں گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔